कैसे हो प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड एक बार फिर से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म द सक्सेस माइंड @ पे सामान्य हिंदी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा से संबंधित प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके चलूँगा आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके दोस्तों, क्योंकि सामान्य हिंदी के अंतर्गत बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। द सक्सेस पॉइंट @ का लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो इस उद्देश्य के साथ हमने एक कॉमन वीडियो शुरू की है। हर दिन जो कॉमन वीडियो आपके बीच में डिस्कशन की जाती है, जिस पे अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी करते हों, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हो, यहाँ तक कि अगर आप टीजीटी पीजीटी टेट की भी तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि सभी प्रश्नों को, सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। तो इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में डिस्कशन करें जिससे आपका सिलेक्शन रुकने ना पाए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारे दिल में भी और हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी जो निर्देश हैं वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी जो निर्देश हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। पहला विकल्प है अनुच्छेद 344, बी विकल्प है अनुच्छेद 346, सी विकल्प है अनुच्छेद 348 और डी विकल्प है अनुच्छेद 120। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों, प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की जो भाषा संबंधी निर्देश हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं तो अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो हर सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले अच्छे टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का अध्ययन किया है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों जो अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 348। कौन सा? अनुच्छेद 348, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है, यानी कि 4 भाषाएं आपको दी गई हैं विकल्प में। वो कौन सी भाषा है जो कि 22 भाषाओं में उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है दोस्तों ये, इसलिए महत्वपूर्ण भी होगा। आपका विकल्प क्या है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो और भोजपुरी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो जो आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी भाषा है जो उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। विकल्प आपके हैं मैथिली, मणिपुरी, बोडो और भोजपुरी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है उसमें जो भाषा शामिल नहीं है उसको देखना है। तो दोस्तों मैथिली भाषा को दर्जा दिया गया है, मणिपुरी को भी दिया गया है, बोडो को भी दिया गया है, पर भोजपुरी को नहीं दिया गया है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 210 है उसमें क्या निर्देशित है। ए विकल्प है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, बी विकल्प है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, सी विकल्प है राज्य की राजभाषा, राजभाषाओं के बारे में, और डी विकल्प क्या है कि संघ की राजभाषा के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी ये हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। विकल्प क्या है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में,
विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में, डी विकल्प है संघ की राजभाषा के बारे में। विकल्पों को देखिए दोस्तों, विकल्पों के आधार पर सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। जब भी वीडियो शुरू हो दोस्तों तो कॉपी पेन लेके बैठें और लगाने का प्रयास करें और देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। जितनी भी वीडियो हो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज आपके आसपास जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं या आपकी जानकारी में जो भी तैयारी करने वाले हैं, उनको इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके दोस्तों। क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाता है द सक्सेस पॉइंट पर, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर दिन आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। क्या है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्या है दोस्तों? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके विकल्प हैं सन 1973 में, बी विकल्प है सन 1981 में, सी विकल्प है सन 1952 में और डी विकल्प क्या है कि सन 1960 में। बताना क्या है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमारा डिस्कशन पहले भी चल चुका है और आगे भी चलता रहेगा दोस्तों। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं दोस्तों तो कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से अगर छूट गया और अगर वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ गया और आपने गलत कर दिया तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय निदेशालय की स्थापना हुई थी सन 1960 में दोस्तों। कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960 में। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात कर लिया जाए कि किस महीने में या किस मंथ में हुई थी दोस्तों, तो ये मार्च में महीने में हुई थी और 1 मार्च को। कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 मार्च 1960 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1 मार्च 1960 को हुई थी। ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1960 को हुई थी। बस समझ में आ रही दोस्तों। ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में हुई थी इसकी स्थापना, जिसका उद्देश्य क्या था कि हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? ठीक है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है, प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तर दीजिए कि अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। ए विकल्प है कोसली, बी विकल्प है बनाफरी, सी विकल्प है बैगानी और डी विकल्प है मघेसी। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि अवधी जो बोली है उसका अन्य नाम यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है। विकल्प क्या है आपका? कोसली, बनाफरी, बैगानी और बघेसी। प्रश्न भी आपके सामने है और विकल्प भी बड़े आसान है, बड़ा आसान उत्तर है दोस्तों। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक बार विकल्प मैं फिर से बताना चाहूँगा, कोसली, बनाफरी, बैगानी और बघेसी। तो दोस्तों अगर बात किया जाए अवधी बोली की तो इसके दूसरे नाम हैं कोसली और बैसवारी। कोसली नाम प्राचीन कोसल प्रदेश के नाम से आया है जहां अवधी बोली जाती थी, जबकि बैसवारी बैसवारा नामक एक उपक्षेत्र के कारण प्रचलित है। तो अवधी बोली के जो अन्य नाम है वो क्या है? कोसली और बैसवारी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर खाली एक ही विकल्प सही है यानी कि ए विकल्प हो जाएगा कोसली। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। हो सकता हो आपके प्रश्न में कोसली ऑप्शन ना हो, वहाँ पे बैसवारी भी हो सकता है दोस्तों। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाता है बैसवारी तो आप इसमें सही उत्तर लगाएंगे बैसवारी दोस्तों। बाकी अगर कोसली और बैसवारी रहता है तो उसको आप दोनों ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो अवधी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोसली और बैसवारी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? बस में दोस्तों अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपके विकल्प हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, बी विकल्प है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सी विकल्प है 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और डी विकल्प है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है दोस्तों।
अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का काल मोटे तौर पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए। तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि बी विकल्प पे दिया हुआ है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की अपडेटिंग आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? प्रश्न क्या है कि बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? ए विकल्प है कोरवी, बी विकल्प है बघेली, सी विकल्प है ब्रज और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार है दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की पर हमारा डिस्कशन चलता है, और ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकते हैं। तो चैनल से जुड़िए, लाभ उठाइए। तो फटाफट से उत्तर दीजिएगा दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर से, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि बनाफरी किस बोली की उपभाषा है। तो प्यारे दोस्तों, कौरवी नहीं होगा, बघेली नहीं होगा, ब्रज नहीं होगा। होता क्या है दोस्तों कि बनाफरी जो है वो बुंदेली की उपभाषा होती है। किसकी होती है याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बुंदेली। क्या हो जाएगा? बुंदेली दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा, बुंदेली। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली है? इनमें से कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? ए विकल्प है मगही, बी विकल्प है बघेली, सी विकल्प है कुमाऊनी और डी विकल्प है भोजपुरी। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? विकल्प मगही, बघेली, कुमाऊनी और भोजपुरी। दोस्तों, जो बोली पहाड़ी बोली है वो कौन सी है? कुमाऊनी। क्या है? कुमाऊनी, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा कि इनमें से कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली है? तो वो है कुमाऊनी, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न बहुत ही अच्छा कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? आपके विकल्प हैं ब्रिटेन, मॉरिशस, भारत और अमेरिका। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। कहाँ स्थित है? मॉरिशस में स्थित है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट में करके बताइएगा कि जो विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय है वो मॉरिशस में, इसकी स्थापना कब की गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता? प्रश्न क्या है कि किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों। आपके विकल्प हैं कन्नौजी, बुंदेली, अवधी और मेवात। प्रश्नों को समझिए, विकल्पों को देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आपका विकल्प है कन्नौजी, बुंदेली, अवधी और मेवात। तो प्यारे दोस्तों, जिस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है वो बोली है अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो उस भाषा का नाम क्या है दोस्तों? अवधी। अगला प्रश्न है कि किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? बात समझ में आ रही है? किस बोली में ने जो शब्द है इसको परसर के रूप में लगाया जाता है?
आपके विकल्प हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और अवधी। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? विकल्प है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और अवधी। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पर सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकता है। तो जितनी जल्दी आप उत्तर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, उतनी जल्दी आप अपना जो लक्ष्य है प्राप्त करने का, वो जल्दी से जल्द हासिल कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर है खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है, यानी खड़ी बोली हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका जो विकल्प है वो कौन सा है? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और पैसाची। बस में दोस्तों, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपका विकल्प कौन सा है? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और पैसाची। उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिस पर शायद आपका ध्यान ही न जाता हो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट का लक्ष्य है कि आपके बीच में ऐसे प्रश्नों को रखा जाए, ऐसे प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाए, जिससे आप ये जान सकें कि किस तरह के और कितने प्रश्न और कहाँ से और किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्नों का जो फॉर्म है, प्रारूप है, वो किस तरह का हो सकता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट पे मिलेगा। तो इसलिए द सक्सेस पॉइंट से जुड़िए, शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है सौरसेनी से, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? प्रश्न क्या है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए विकल्प है भोपाल यानी भारत में, बी विकल्प है पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, सी विकल्प है पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में, डी विकल्प है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों अगर 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात किया जाए तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ था, और ये हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 को। याद रखिएगा, जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये अगस्त 2018 में हुआ था, और ये हुआ था पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में। तो यानी कि आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में। तो सी विकल्प सही हो गया। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, कि किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और हरियाणवी। प्रश्नों के प्रारूप को पहचानने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। क्योंकि हमारा यही प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे आपका सिलेक्शन न रुक पाए। दोस्तों जिस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है वो भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? बात क्लियर हो रही है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए विकल्प है भरोपुई परिवार, बी विकल्प है द्रविड़ परिवार, सी विकल्प है आस्ट्रिक परिवार, और डी विकल्प है चीनी तिब्बती परिवार। तो संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है?
विकल्प है बहुरूपी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। तो प्यारे दोस्तों, संथाली भाषा जो है ये ऑस्ट्री एशियाटिक भाषा परिवार के मुंडा शाखा से संबंधित है। यह भारत और दक्षिण एशिया का एक प्रमुख भाषा है। बात समझ में आ रही है? तो संथाली भाषा ऑस्ट्रेटिक परिवार, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। बस मेरे दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ए विकल्प है गुजराती, बी विकल्प है सिंधी, सी विकल्प है राजस्थानी और डी विकल्प है पश्चिमी हिंदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। हो सकता हो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके आ जाए। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन भाषा आती है, वो भी देखना जरूरी है, शायद आपके प्रश्न में पूछ ले। तो प्यारे दोस्तों, गुजराती जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ठीक है। राजस्थानी भी आती है, पश्चिमी हिंदी भी आती है, पर सिंधी नहीं आती है। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत न आने वाली भाषा कौन सी है? तो ये सिंधी भाषा है। दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? हर प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न कुछ न कुछ सिखाता है। तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ए विकल्प है मागधी, बी विकल्प है अर्धमागधी, सी विकल्प है सौरसेनी और डी विकल्प है महाराष्ट्री। बस सुनिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों सौरसेनी, यानी कि डी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उद्भव यानी विकास भी पूछ सकता है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये सौरसेनी। अगला प्रश्न है कि बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? ठीक है दोस्तों, क्या है कि बुंदेली जो है वो किस उपभाषा समूह की बोली है? ए विकल्प है पूर्वी हिंदी, बी विकल्प है राजस्थानी हिंदी, सी विकल्प है पश्चिमी हिंदी और डी विकल्प है बिहारी हिंदी। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो दोस्तों बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी समूह की बोली है। बस समझिए दोस्तों, पश्चिमी जो बुंदेली है वो किस उपभाषा समूह की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। इसका सही विकल्प तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ आपने क्या देखा दोस्तों कि बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी उपसमूह की बोली है, ठीक है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? ए विकल्प है लिखित, बी विकल्प है मौखिक, सी विकल्प है वाचिक और डी विकल्प है इनमें से सभी। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो दोस्तों, भाषा का मानकीकरण मुख्य रूप से भाषा के लिखित रूप से संबंधित होता है, यानी कि लिखित, यानी कि ए विकल्प हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प क्या है? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या इनमें से कोई नहीं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों अर्धमागधी से, यानी कि सी विकल्प में दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ है? ठीक है दोस्तों, पंजाबी का विकास किससे हुआ है? ए विकल्प है पैसाची, बी विकल्प है मागधी, सी विकल्प है गढ़वाली और डी विकल्प है राजस्थानी। पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ है?
तो दोस्तों पंजाबी भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ है, तो वो पैसाची से हुआ है। किससे हुआ है, पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। तो यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। आपके विकल्प क्या हैं, ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बघेली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कथन देख करके उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बघेली। पहले दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है वो है ब्रज भाषा, अवधी भाषा और कन्नौजी भाषा। यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में न बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं। आपका कथन है मारवाड़ी, अवधी, बुंदेली और मेवाती। तो दोस्तों मारवाड़ी भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है और मेवाती नहीं बोली जाती। बाकी अवधी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। तो ऑप्शन आपका 1 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वही विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो इसका सही उत्तर है पहला और चौथा, यानी कि मारवाड़ी और मेवाती। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है कि निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है। आपका विकल्प है मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ब्रचाड़ अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मागधी अपभ्रंश, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ये प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न भी होगा दोस्तों। आगे का डिस्कशन हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ए विकल्प है बाछड़, सी विकल्प है सौरसेनी, माफ़ कीजिएगा बी विकल्प है सौरसेनी, सी विकल्प है मागधी, सी और डी विकल्प है पैसाची। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन की तरह आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी महत्वपूर्ण टॉपिक पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।